Hello, everyone, and very good evening. So, I hope you all are good, doing well. So, today in the class, what we are going to read, we are going to discuss heat capacity and change of state. ठीक है? Previous class में हमने one portion of heat and matter we completed. ठीक है? In this portion, what we are going to complete heat capacity and change of state. चलो देखते हैं इसमें क्या क्या और पढ़ना है. सिंपली पहले पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी क्या होता है. इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट को पढ़ेंगे. डन. उसके बाद वी विल सी हाउ चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस एंड व्हाट इज लेटेंट हीट. डन. चलो लेट्स स्टार्ट. So first thing, what is heat? So heat is what? It's a form of energy and एब्सोल्युटली वी कांट डिफाइन हीट. अगर मैं बोल रही हूँ एब्सोल्युटली वी कांट डिफाइन, इसका एक मीनिंग है. जैसे यहाँ पे डेफिनेशन को देखो, लिखा हुआ है कि इस फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. सो व्हेन देयर विल बी टेम्परेचर डिफरेंस, तो उस डिफरेंस की वजह से एनर्जी का फ्लो होगा, जिसको क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखो, ये चाय का कप है. ठीक है. एंड चाय के कप में हीट फ्लोज फ्रॉम द कप ऑफ हॉट टी टू द इन्वायरमेंट. राइट. ये गर्म है. हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्या होगा? चाय के कप से कम होगा डेफिनेटली. सो चाय के कप से एनर्जी किधर फ्लो करेगा? इन्वायरमेंट की तरफ. और इसलिए हमारी चाय धीरे 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 क्या होगी? ठंडी होगी और एक समय के बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा. नाउ हीट ऑफ कप ऑफ हॉट टी इज 10 जूल. अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, सपोज करो मैं बोलती हूँ कि ये कप में कितना हीट है. तुमसे कोई पूछता है कि तुम्हारे पास एक चाय की कप है, उसमें कितना हीट है. कितना अजीब सा लग रहा है ना. बहुत ही absurd सेंटेंस लग रहा है. डन. सो अगर कोई कहता है इसमें 10 जूल हीट है, मैं कह सकती हूँ 20 जूल है, 30 जूल है, 40 जूल है. डन. सो एब्सोल्यूट टर्म में अगर तुम्हें कोई भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक चीज दे दिया और तुमसे बोलेगा कि उसमें हीट बताओ, दिस डजंट मेक सेंस. राइट. ये सेंस नहीं बना रहा. इसी तरह से यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये मीनिंगलेस लग रहा. लेकिन अगर अगर मैं ये बोलूं कि हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कप ऑफ हॉट टी टू इन्वायरमेंट इज 10 जूल, देन इट इज मेकिंग सेंस. डन. सो हीट को हम डिफाइन कब करते हैं? हीट को डिफाइन करने के लिए हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस को सीन में रखते हैं. Done. So, okay, this cup of tea is at 70 degree and our atmosphere, our environment is at temperature of 25 degree. There is a temperature difference. So, heat will flow and that heat we may term as 10 joule if it is. ठीक है. There is a calculation for that also. So, उसको हम exactly निकाल सकते हैं. But absolute term में हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अगर पानी है तो उसमें कितना heat है. We can't say that. है ना? समझ रहे हो? Done. So this is meaningful, right? Now heat is the form of energy transferred between system and its surrounding by virtue of temperature difference. जैसे यहाँ पे इस ग्लास में प्रीवियस केस में चाय से एनवायरमेंट में हीट का ट्रांसफर हो रहा था. इस केस में क्या होगा? हमारे पास एक आइस कोल्ड वाटर है. इसका टेम्परेचर क्या होगा? 2 डिग्री, 0 डिग्री भी हो सकता है ना, 0 डिग्री. और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है नॉर्मल एट रूम temperature? Like what is the room temperature? 25 degree we say it. Done. So ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है. तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हाई से लो. हीट का ट्रांसफर हमेशा क्या होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. डन. सो ऐसा होगा. डन. So this will happen here. The SI unit of heat, heat के SI unit को हम क्या बुलाते हैं? जूल. और CGS unit को क्या बुलाएंगे? कैलोरी. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे हीट ट्रांसफर कितना हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस, अगर उसको मेजर करना है, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला निकालना है, तो निकालना पड़ेगा. उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. यहाँ पे देखो एक बीकर है. बीकर में एक थर्मोमीटर डिप्ड है और ये डिप्ड थर्मोमीटर क्या बताएगा? इस बीकर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है? कितना टेम्परेचर है? कितना बता रहा है? 25 डिग्री. यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द beaker is how much? 25 degree. Now what we are going to do,
we are going to heat the water. When we will heat the water, its temperature will rise, ठीक है, और ये हीट कर रहे हैं इसको हम सर्टेन टाइम तक, इन्फिनिटली हीट नहीं कर रहे, बहुत कुछ समय तक हीट कर रहे हैं, डन। सो सपोज कर लो कुछ T1 टाइम तक हमने हीट किया, और हीट करने के बाद हमारा टेम्परेचर कितना चला गया, 50 डिग्री, डन। सो कितना टाइम लगा, T1 टाइम, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री, सो टेम्परेचर डिफरेंस इज हाउ मच, 25 डिग्री। और यहाँ एक केस ये हुआ, ठीक है। सेकेंड केस में हमने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, मास ऑफ वाटर इज सेम हियर, एंड अगेन थर्मोमीटर इज डिप्ड इन इट, वो डिप थर्मोमीटर, इसका टेम्परेचर 25 बताया, सो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, दोनों ही बीकर में कंटेन्ड वाटर का सेम है, 25 डिग्री। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हीट इट अगेन। अब हम लोग इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं कितने टाइम तक, T2 टाइम तक किए, सपोज कर लो T2 टाइम तक किए, और T2 इज ग्रेटर देन T1, मींस ज्यादा लंबे समय तक सेकेंड बीकर को हमने हीट किया। इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया 75 डिग्री, ठीक है। सो 75 डिग्री, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, T फाइनल है 75 डिग्री, सो टेम्परेचर डिफरेंस इज हाउ मच, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप यहाँ पे देखो T2 इक्वल टू 2T1 ऐसा आया, ठीक है, हमने लेबोरेटरी में ये चीज को करा, और हमें क्या मिला, T2 क्या है, डबल है T1 से, डन। सो इसका मतलब क्या हुआ, डबल द क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड रेजिंग टुवर्ड्स द टेम्परेचर, क्योंकि हमने दुगना टाइम तक हीट किया, इसको अगर 2 सेकंड तक किया तो इस यहाँ पे हीट 4 सेकंड तक दिया, सो इसका मतलब हीट का अमाउंट भी हमने डबल दिया, क्योंकि डबल टाइम तक हीट किया मींस डबल अमाउंट ऑफ हीट दिया। कहने का मतलब कि जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन है वो क्या दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि फर्स्ट केस में टेम्परेचर डिफरेंस इज 25, सेकेंड केस में टेम्परेचर डिफरेंस इज 50, सो टेम्परेचर डिफरेंस इज डबल, यहाँ पे 25 है, ये 50 है, दोनों का रिलेशन क्या है, सेकंड पहले से डबल है। सो अगर टेम्परेचर डिफरेंस डबल है तो हीट गिवन भी क्या है, डबल है, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, डन। सो हीट बीइंग गिवन टू एनी सिस्टम फॉर राइजिंग इट्स टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, यानी कि जितना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है उसके प्रोपोर्शन में तुम्हें हीट देना पड़ेगा। अगर तुम्हें 10 से 100 तक ले जाना है तो उसके हीट गिवन हियर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 90 डिग्री, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस हियर, ठीक है। सो पहला एक्सपेरिमेंट से ये मिला। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, अगेन हमने सेम एक्टिविटी को यहाँ पे रिपीट किया, टाइम टेकन T1, डेल्टा T 25 डिग्री, ठीक है, जो पहले एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट बीकर के साथ किया था वही दूसरे एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट बीकर के साथ किया, कोई चेंज नहीं। दूसरे बीकर में हमने क्या लिया, डबल अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया, सो यहाँ पे अगर m अमाउंट ऑफ वाटर था तो यहाँ कितना ले लिया, 2m। नाउ what we are doing, we are giving it heat such that its final temperature is becoming what, 50 degree. So temperature difference this time is same in both cases, ठीक है। यहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 25 डिग्री, यहाँ भी कितना हुआ, 25। मास में डिफरेंस है, मास क्या है, सेकंड केस में डबल है, तो जो यहाँ पे हमने T3 टाइम तक हीट दिया और T3 और T1 का क्या रिलेशन हो गया, डबल हो गया, यानी कि अगर मास भी दुगना है तो तुम्हें सेम टेम्परेचर राइज के लिए डबल हीट भी देना पड़ेगा, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देना पड़ेगा, यानी कि हीट being given will be directly proportional to mass, वो मास से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी तक हमें दो चीज मिला, मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेंज द मटेरियल। पहले दोनों बीकर में सेम अमाउंट ऑफ सेम नेचर ऑफ मटेरियल था, पहले में वाटर था, दूसरे में भी वाटर था। अब हमने क्या किया, पहले में तो वाटर है लेकिन दूसरे में हमने कोई और लिक्विड ले लिया, ठीक है, डिफरेंट ले लिया। नाउ यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री है, यहाँ हमने हीट दिया, यहाँ भी इनिशियल टेम्परेचर दोनों केस में सेम था, फाइनल टेम्परेचर यहाँ भी 25 डिग्री है, लेकिन जो टाइम टेकन है वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पे हमें T1
टाइम तक हीट देना पड़ा 25 डिग्री से टेम्परेचर को राइज करने के लिए। मास दोनों का सेम है, मास भी सेम है, ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या है, सेम है, डन। मटेरियल डिफरेंट है और टाइम टेकन डिफरेंट हो गया, इसका मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है। सो तुम्हें अगर पानी को 100 डिग्री से हीट करना है, या फिर केरोसिन को, या फिर अल्कोहल इज इनफ्लेमेबल, लाइक, और केरोसिन भी नहीं कह सकते, लाइक व्हाट एवर अदर लिक्विड, उसको हीट करना है अगर 100 डिग्री से, देन another amount of heat will be required. Okay, so heat given will also depend on the nature of material. ठीक है, तीन। So quantity of heat required to warm a substance depends on the nature of substance. ठीक है, अब इन सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे। सो डेल्टा क्यू क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, and also from equation 1 and 2 you can say delta q is directly proportional to m delta t। और हमने देखा था कि delta q will depend on the nature of substance, so here proportionality constant will be something that will indicate or that will come from the nature of substance। यहाँ पे जो proportionality constant ले रहे हैं, that constant will be function of nature of substance, है ना। सो यहाँ पे डेल्टा क्यू को क्या लिखा हमने, एम एस डेल्टा टी, एंड दिस इज विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, दैट इज हीट गिवन पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर राइज। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास एम मास का सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस ए है, एम मास का है, ठीक है, सो इसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट का मतलब होगा कि इसके यूनिट मास को यूनिट टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा उसको क्या बोलेंगे, जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। सो हीट गिवन पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर राइज, दैट इज स्पेसिफिक हीट। सो दिस इज रिटन इन द स्टेटमेंट। ओके, सो यूनिट टेम्परेचर राइज के लिए जो आप हीट दे रहे हो ना पर यूनिट मास, वही तुम्हारा क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ओके, सो स्पेसिफिक हीट का यूनिट तो अब आप लिख ही सकते हो, इसका जूल हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। दिस इज दिस, राइट। एनीवन हैविंग एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? एनीथिंग? एनी डाउट, एनीवन? कैन यू लेट मी नो? ओके, ओके, अब है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So now a specific heat will depend on what things? Just give me one sec. Okay, so it will depend on the nature of substance. Water will have different specific heat, aluminium different, mercury, ice, copper, oil, all these things will have their own specific heat value. Okay, chalo. Now this you should remember, water का specific heat highest होता है compared to other substances. Okay, so water has high specific heat और इसका बहुत ज्यादा application है. We will take question on the way, ठीक है, nothing to worry about. For this reason देखो यहाँ पे एक है, water is also used as coolant in automobile. जो तुम्हारा vehicles होते हैं उसमें जो coolant का काम करता है वो, like what we choose as coolant, that is your water, most preferably used. And also hot water bags में, heater in hot bags, whatever it is. but ये वाला चीज काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे तुम्हारा व्हीकल है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो कूलेंट होता है,
जो कि कूल करने का काम करेगा, तो उस कूलेंट में हम लोग क्या ऐड करते हैं, पानी रखते हैं। अब देखो यहाँ पे पानी कैसे हेल्प करेगा। Just take some 30 seconds to think over it. Why water is getting used as a coolant? Can you think of it? We add water to cool the whatever device it is. Okay. जैसे देखो क्या होगा, सपोज कर लो ये कंटेनर है, ठीक है, जो हमारा व्हीकल का जो कंटेनर है, ये काफी गर्म हो गया, ठीक है। अब ये इतना गर्म है कि मुझे इसको क्या करना है, ठंडा करना है। अब ठंडा करने के लिए मैंने इसमें क्या डाला, पानी। पानी क्यों डाला, क्योंकि देखो अगर मेरा वाटर डाला जो मैंने, वो सपोज कर लो 25 डिग्री पे, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही वाटर हमने लिया होगा, डन। सो 25 डिग्री पे है। अभी अभी हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर, यानी कि अगर इस वाटर को जैसे ही डालेंगे, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, और ये जो व्हीकल का जो कंटेनर है वॉट एवर इट इज, इसका टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री से ज्यादा है, तो हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम दिस थिंग टू वाटर, डन। और वाटर का टेम्परेचर सपोज कर लो धीरे धीरे राइज करेगा, सो सपोज कर लो 26 डिग्री हुआ। सो 1 डिग्री राइज के लिए कितना हीट उसको वो खींचेगा, व्हीकल से कितना हीट खींचेगा बताओ। Q इक्वल टू क्या लिखोगे, ms डेल्टा टी, अभी अभी हमने पढ़ा, where m is the mass of water that we are adding, s is a specific heat and delta t is 1, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ 1 डिग्री से राइज कर रही हूँ। सो देख लो यहाँ पे डेल्टा टी 1 है, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या है, वाटर का है, क्योंकि मैंने वाटर डाला है। स्पेसिफिक हीट वाटर का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ओवरऑल 1 डिग्री के लिए जो हीट वो खींचेगा 1 डिग्री राइज के लिए, वो कितना खींचेगा, ms, ठीक है। और s ज्यादा है तो q जो खींच रहा है वो भी क्या है, ज्यादा है। यानी कि सिर्फ 1 डिग्री से जब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अच्छे अमाउंट ऑफ हीट को खींच लिया होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि पानी बहुत ज्यादा बिना गर्म हुए वो व्हीकल को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। कैसे, ऐसे कि उसको 1 डिग्री से भी राइज के लिए उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो इस वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली राइज नहीं करेगा, इवन आफ्टर कूलिंग द मटेरियल। उसने मटेरियल को कूल कर दिया, लेकिन फिर भी वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। क्यों, क्योंकि उसके पर डिग्री राइज के लिए वो ज्यादा हीट लेता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई वी यूज कूलेंट। अगर सपोज कर लो हमने ऐसा लिक्विड यूज किया जिसका स्पेसिफिक हीट कम है, तो जैसे ही उस लिक्विड को हम डालेंगे, उस लिक्विड का टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगेगा। और अगर उस लिक्विड का टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगा तो फिर लाइक हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड उसमें डालना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग वाटर। Now there is one more thing, why the wind at the beach often reverses direction after the sun goes down. जैसे अगर बीच एरिया में तुम लोग रहते हो, you must have noticed in the day, if wind is flowing from sea coast towards land, or from sea surface towards land, then in night what will happen, wind का flow किधर से किधर हो जाएगा, land से sea की तरफ। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय यूनिक नेचर ऑफ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो क्या होगा, जैसे दिन के समय में क्या होगा, सनलाइट पड़ा, ठीक है, और सनलाइट ऐसे आया और सनलाइट लैंड पे भी पड़ेगा, सी पे भी पड़ेगा। लैंड जो है वो जल्दी गर्म होगा रादर देन सी, क्योंकि सी का मतलब क्या, वाटर, और वाटर 1 डिग्री से राइज हो उसके लिए वो ज्यादा हीट लेगा। और लैंड जो है जिसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, वाटर से कम होगा, तो वो कम अमाउंट ऑफ हीट लेकर ही वो ज्यादा टेम्परेचर को पहुंच जाएगा, है ना। सो इसका टेम्परेचर क्या हुआ होगा, ज्यादा बढ़ गया होगा, और इसका टेम्परेचर
जल्दी नहीं ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसको ये ज्यादा हीट कंज्यूम करता है अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। डन। सो व्हाट विल हैपन इन द डे टाइम, इन द डे टाइम वॉट एवर विंड इज above the surface of sea will be cool, more cool than whatever air is above land, क्योंकि लैंड हमारा क्या है, ज्यादा गर्म हुआ है इन कंपैरिजन टू सी। और हमने जियोग्राफी में एक चीज पढ़ा था कि जब तुम्हारा विंड जो है वो गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ वो, यानी कि लैंड के ऊपर का जो विंड है वो ज्यादा गर्म है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। और जब ऊपर की तरफ ये विंड बढ़ेगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, और अगर वैक्यूम क्रिएट हुआ तो जो ये कूल विंड है जो कि रिलेटिवली ज्यादा हेवी है वो इस स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि हवा कहां से कहां चलेगी, सी से लैंड की तरफ इन डे टाइम। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नाइट। अब देखो डे टाइम में हमारा क्या था, ये ज्यादा गर्म था और ये उसके कंपैरिजन में कम गर्म था। अब नाइट में क्या होगा, ठंडा होना शुरू होगा चीजें धीरे धीरे। सो लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो जब क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कम है तो वो थोड़ा भी हीट लूज करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, जैसे अगर वो थोड़ा, सपोज करो दोनों ने 10 जूल हीट लूज किया, सो 10 जूल हीट लॉस के लिए लैंड का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा डाउन जाएगा रादर देन दैट ऑफ सी। ठीक है, सो लैंड के ऊपर कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा कोल्ड ब्रीज होगा। ठीक है, और सी के ऊपर क्या होगा, वार्म होगा। अगेन वार्म एयर बीइंग लाइटर विल राइज अप एंड कूल air being heavier will move towards the vacuum created because of warm air rising upward, right? So this breeze will start flowing towards this vacuum region getting created. Okay, so wind will flow from land to sea, and that is why this happens. Okay, so ये हमने पढ़ा था कब, जियोग्राफी में पढ़ा था यार हम लोग, 10th क्लास के पहले पढ़ना था, इफ यू रिमेम्बर। नाउ हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट। अब हीट कैपेसिटी क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, कोई भी सब्सटेंस के यूनिट मास को यूनिट टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा उसको क्या बोलते थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ देयर इज आल्सो अ टर्म हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, सो दिस इज सिंपल, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू गिवन मास। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे एम मास ले लो। सो यहाँ पे यूनिट मास की बात नहीं करते, अगर एम मास है तो इसको यूनिट टेम्परेचर से राइज करने के लिए, यानी कि इसके टेम्परेचर को यूनिट अमाउंट से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा उसको हीट कैपेसिटी बोलेंगे। सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट मास, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल मास, वॉट एवर मास इट इज। सो उस मास को यूनिट टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे दैट इज योर हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एस से। स्पेसिफिक हीट को हमने डिनोट किया था स्मॉल एस से। स्पेसिफिक हीट को क्या लिखा था, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। अब देखो स्मॉल एस इंटू मास विल बी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, and this is your what, heat capacity. So heat capacity is what, a specific heat capacity into mass involved, that is your what, heat capacity. Okay, so this is this, and it's unit, you can write delta q, this is energy joule, this is temperature Kelvin. Okay. Now there is one more term, that is molar specific heat. So molar specific heat क्या होता है, heat capacity per mole of the substance. ठीक है, सो ये जैसे अभी स्पेसिफिक हीट हमने क्या पढ़ा है, हीट गिवन पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर राइज। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा, हीट गिवन पर यूनिट मोल पर यूनिट टेम्परेचर। सो एक मोल को 1 यूनिट टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा दैट इज योर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सो दिस इज हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
So this is your molar, this is your specific, sorry, this is your heat capacity. So heat capacity by number of mole. या फिर अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अभी इसको मत देखो, C को क्या डिफाइन करोगे, डेल्टा Q बाई N डेल्टा T, ठीक है। एंड इसका यूनिट लिख सकते हो, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। SI unit of molar specific heat, you can write again. नाउ फॉर गैसेस, जब हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट गैसेस के लिए जब डिफाइन करेंगे, तो गैस को जनरली जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो गैस को दो कंडीशन में हीट करते हैं, आइदर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के गैस को हीट करते हैं या वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के गैस को हीट करते हैं, ठीक है। सो इसलिए दोनों ही केस में हम लोग स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफरेंट डिफरेंट नाम से इंडिकेट करते हैं। सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर is denoted by Cp and that at constant volume is denoted by Cv. So अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कंटेनर है, इसके वॉल्यूम को तुमने फिक्स कर दिया है, यानी कि बिल्कुल ये बंद है, ये स्ट्रेचेबल भी नहीं है, ठीक है, ये रिजिड है, और इसको हमने हीट दिया। सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नाउ वी आर हीटिंग द गैस इनसाइड इट। सो एट फॉर दिस सिनेरियो मोलर स्पेसिफिक हीट को क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज Cv। और सपोज कर लो हमने एक कंटेनर में और गैस लिया सच दैट ये जो है ये मूवेबल है। सो यहाँ पे गैसेस है, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे गैसेस क्या होगा, ज्यादा मूव करने लगेगा क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है, तो वो इस मूवेबल पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देगा, यानी कि इसका वॉल्यूम चेंज होगा सच दैट प्रेशर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। डन। सो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम दोगे वो क्या दोगे, Cp, ठीक है। सो दिस इज योर दिस। नाउ I have given here one thing, that is relation between different heat capacities. हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हीट कैपेसिटी, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। सो इन सब के बीच में रिलेशन है, दिख रहा था तुम लोगों को। जैसे स्मॉल s को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख रही थी मैं, m बाई डेल्टा Q बाई m डेल्टा T, यही है ना s। अब एक काम करो, सपोज हमारे पास m मास का चीज था, डन, इस ये जो सब्सटेंस A है इसका मास m है और इसका मोलर मास ले लो कैपिटल M। सो इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, मोल और मोलर मास के बीच का रिलेशन तुम लोग जानते होगे। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास होता है। सो अगर नहीं भी याद है तो इसको याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास बाय मोलर मास। सो स्मॉल m को यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ उसको nm डेल्टा T। और अगर तुम लोग ध्यान से याद करो, एक सेकेंड, या अगर तुम लोग रिकॉल करो तो 1/m इसको लिखो डेल्टा Q बाई N डेल्टा T, ये किसके बराबर था, मोलर स्पेसिफिक हीट, राइट। सो इसको क्या बोलोगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज C बाई N, एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो दिस आर द रिलेशन। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में रिलेशन था, स्पेसिफिक हीट that is heat capacity was equal to mass into specific heat, ये तो हमने पहले देखा था, और ये रिलेशन। सो कभी कभी इस रिलेशन से क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा, सो दिस रिलेशन शुड बी क्लियर इन योर हेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ चेंज ऑफ स्टेट कर्व एंड लेटेंट हीट। मैं टॉपिक्स को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। अब देखो मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, सबको पता है। और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, एनीथिंग इज पॉसिबल, और सॉलिड गैस में डायरेक्टली, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो दैट वी विल सी। सो अब देखो मेल्टिंग क्या होता है, चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तब उसको क्या बुलाते हैं, मेल्टिंग। जैसे यहाँ पे आइस को अगर हीट देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पानी।
और इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। उसके बाद है फ्यूजन। फ्यूजन का क्या मतलब, ये टर्म थोड़ा न्यू हो सकता है। फ्यूजन क्या होता है, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, फ्यूजन होता है। अब देखो यहाँ पे ये लिक्विड है, ठीक है, वाटर, अब ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे वेपराइजेशन, ये क्या है, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। अच्छा एक चीज तुम लोग नोटिस कर रहे हो, अब देखो क्योंकि हम लोग इतनी सिंपल चीजें तो पढ़ नहीं रहे, थोड़ा जैसे देखो मेल्टिंग में सॉलिड किस में जा रहा है, लिक्विड में, और इस प्रोसेस के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम ध्यान से सोचो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में एटम्स काफी पास पास होते हैं, उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लिक्विड में एटम्स उससे ज्यादा दूरी पे होते हैं, है ना, यानी कि दो एटम के बीच के स्पेस बीच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है और उसकी वजह से वो सॉलिड है। उसको लिक्विड बनाने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, है ना, और कोई भी चीज को तोड़ने के लिए तुम्हें क्या लगता है, एनर्जी लगता है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी दिया जा रहा है। सिमिलरली फ्यूजन में देखो, फ्यूजन में क्या होगा, लिक्विड को तुम्हें सॉलिड स्टेट में ले जाना है, यानी कि तुम्हें कोई भी अट्रैक्टिव थिंग को लेस अट्रैक्टिव नहीं करना है, कोई बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, बनाना है। और जब कोई भी चीज बनता है ना, ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। यानी कि वाटर सॉलिड फॉर्म में कब जाएगा, जब इससे एनर्जी रिलीज होगा, इससे एनर्जी खींच लिया जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा, आइस। इस चीज को हम आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ भी लिक्विड है, लिक्विड के दो एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है उससे ज्यादा स्पेस होता है गैसियस एटम्स के बीच में, यानी कि इस केस में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है दो एटम्स के बीच में इन लिक्विड, है ना, और गैसेस के बीच में लेस अट्रैक्टिव फोर्स है। सो इस अट्रैक्टिव फोर्स को मुझे कम करना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। सो यहाँ भी हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग हियर। अब आप देखो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज व्हाट, यहाँ पे गैस किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, जैसे रेन, है ना, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। देखो यहाँ पे क्लाउड है और क्लाउड किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लाउड इज व्हाट, दिस इज अ मास ऑफ गैस, राइट, एंड दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वाटर, एंड thus we get rain, है ना। चलो नाउ सब्लिमेशन इज व्हाट, सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस फॉर्म में। ड्राई आइस इज द एग्जांपल, कैम्फर एंड आयोडीन आर द एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ चेंज ऑफ स्टेट कर्व, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कर्व को समझना, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग मैथमेटिक्स अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया हमने डिस्कशन में, अभी हम लोग इसको लॉजिकली ही समझ रहे हैं। सो अभी भी लॉजिकली ही चलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक आइस का बक्सा है, एक जार है, जिसमें आइस कितने टेम्परेचर पे है, -10 डिग्री पे है, और एक हमने थर्मोमीटर को डिप कर दिया, थर्मोमीटर में कितना रीडिंग दे रहा है, -10 डिग्री। और यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन खींच लिया है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर का लाइन है और एक्स एक्सिस पे हीट का लाइन है, यानी कि हम उसको हीट देंगे। अब यहाँ पे इस आइस के जार को हीट देने वाले हैं, तो देना स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे हीट दिया तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा डेफिनेटली। सो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कितना बढ़ के होगा, सबसे पहले देखो -10 से वो कहाँ जाएगा, 0 डिग्री जाएगा। अब ये कितना रीड कर रहा है, 0 डिग्री। अब तुम ध्यान से ग्राफ को देखो, ग्राफ पे इनिशियल टेम्परेचर कितना मार्क्ड है, -10। इनिशियली हीट हमने नहीं दिया था, हीट का वैल्यू कितना था इनिशियली, 0। अब हमने उसको हीट दिया, अब देखो इतना हीट दिया तो टेम्परेचर इतना बढ़ा, है ना, इतना हीट दिया तो टेम्परेचर इतना बढ़ा, डन, हीट देते गए टेम्परेचर बढ़ता गया, यहां तक जब इतना हीट, इतना अमाउंट ऑफ जब हीट हमने उसको दे दिया तो टेम्परेचर कितना हो गया है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पे है आइस, अब हीट देंगे तो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, क्या होने वाला है बताओ। ओके, सॉलिड फेज है, आइस है, फर्दर वी आर गोइंग टू हीट इट अगेन। अब हमने हीट दिया, हीट दिया, अब देखो हीट दिया है तो हुआ क्या है, फेज का चेंज हुआ है। अब आप ध्यान से ग्राफ को देखो, हमने हीट दिया, यानी कि देखो पहले एच यहाँ तक था, यहाँ था, है ना,
एच का वैल्यू बढ़ता गया लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है, टेम्परेचर 0 डिग्री ही है। तो जब फेज चेंज होता है ना तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। फेज चेंज जैसे 0 डिग्री पे आइस था और उसको जब हमने हीट दिया तो वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होने लगा, यानी कि सारा का सारा हीट आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में चला गया। टेम्परेचर राइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। डन। सो जब फेज चेंज होगा ना तब तुम्हारा टेम्परेचर राइज नहीं होगा। और जब सारा का सारा आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट कर गया है और अगर उसके बाद हमने हीट दिया तब 0 डिग्री वाटर, फिर 1 डिग्री वाटर, 2 डिग्री वाटर ऐसे राइज करेगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, यानी कि अगर कोई भी ग्राफ का वो पोर्शन जहां पे हीट बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब उस पोर्शन में फेज चेंज हो रहा है। सिंपल। ठीक है। चलो अब इसके आगे फिर से हीट देंगे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 डिग्री हो गया है ना। अब हमारा वाटर कितने टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री पे है। अब देखो 100 डिग्री पे जब वाटर है और हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री होता है। सो 100 डिग्री पे अगर और हीट देंगे तो कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और देंगे तो कुछ और वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। और अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट दिए तो हो सकता है सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो गया हो, वेपर एट 100 डिग्री पे। सो अगेन एट 100 डिग्री इफ वी आर गोइंग टू गिव द हीट, हीट फेज चेंज में यूज होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा वाटर का, क्योंकि 100 डिग्री के बाद तो वो वाटर है नहीं, वो वेपर हो जाएगा। अब आप देखो, ये देखो फेज चेंज हो रहा है फिर से, इसलिए हीट का अमाउंट तो हम दे रहे हैं बट टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। डन। इसके बाद अगर हमने इसको और हीट दिया तो जो वेपर है 100 डिग्री पे, उस वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री से, 101, 102, 103। सो दिस इज योर टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ फॉर चेंज ऑफ स्टेट थिंग। ठीक है। एवरीवन क्लियर विद दिस ग्राफ? किसी को डाउट है इस ग्राफ में तो बताओ, किसी को डाउट है इस ग्राफ में? यस। अभय, आर्य, आदित्य, प्रज्ञा और जडेजा और मैं खुद। मुझे तो कोई डाउट नहीं, तुम बताओ। Yes. Any doubt in this phase change thing? Okay. I'm assuming. I'm assuming you people are having no doubt. Okay, done. So melting point क्या है? The temperature at which solid and liquid state of the substance is in thermal equilibrium. यानी कि melting point वो point है जहाँ पे okay अब है, ठीक है, थैंक यू। सो मेल्टिंग पॉइंट पे वाटर भी एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड भी एग्जिस्ट, क्योंकि 0 डिग्री पे वाटर भी होता है, 0 डिग्री पे आइस भी होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर दो सब्सटेंस थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट पे वाटर और आइस क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, 0 डिग्री पे होगा ना। सो दिस वाज द थिंग। नाउ मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा। सो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, और दूसरा प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। एंड हाउ दैट वी विल सी लेटर थ्रू एग्जांपल्स आल्सो, कि वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है। The melting point of a substance at a standard atmospheric pressure is called its normal melting point. So जो melting point हम पढ़ते हैं ना, 0 डिग्री हम कहते हैं वाटर का melting point है। So वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे है, और वो स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग कितना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो 1 atm पे
melting point of water is how much? 0 degree. At other pressures, melting point will be different. Done. So melting point किन चीजों पे डिपेंड किया? नेचर ऑफ सब्सटेंस, प्रेशर, देन दो चीज. चलो, अब एक टर्म है रेगुलेशन. वी हैव दिस एक्टिविटी इन आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. सो यहाँ पे देखो किया क्या गया है ना कि एक आइस का ब्लॉक बनाया गया, ठीक है, और इस आइस के ब्लॉक पे एक थ्रेड को रखा गया, ऐसे थ्रेड हैंग्ड है ना, ठीक है, और इस थ्रेड से एक मास को ऐसे अटैच किया गया, इधर भी अटैच किया गया, दोनों ही आर्म को बैलेंस किया गया, और ये देखा गया कि अगर इसको ऐसे रखा जाता है तो वो आइस के थ्रू स्लाइस करते हुए नीचे तक थ्रेड पहुंच जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि वो आइस को दो टुकड़े में बांटेगा. डन. यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, इसको ऐसे रखा गया, और ये धीरे 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 ये जो थ्रेड है वो इसके विड्थ को क्रॉस करते हुए बॉटम तक पहुंच जाएगा without breaking the ice. How will it happen? Just have a thought over it for some seconds. तो थोड़ी देर सोचो. What is happening here? Yes, try to think. They should do such activities. I know these are very good things, and that is why I suggest everybody to read NCERT. It's really a good textbook if you can really understand the language, basic, that English wala thing. For some people it's like it's written in a quite complicated thing, but it's actually helpful to understand the concept, and there are good activities given over there. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे हो ये रहा है कि ऐसे थ्रेड है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे भी एक थ्रेड का पोर्शन है, यहाँ पे एक मास हैंड है, ऐसे भी एक पोर्शन है, एक मास हैंड है, ठीक है, और उस चीज को हमने क्या किया, आइस के ऊपर ऐसे रख दिया, और हमने देखा कि जब इसको आइस पे, सपोज ये आइस के सरफेस को टच कर रहा है, और जब हमने ऐसे रखा तो हमने ये पाया कि ये जो थ्रेड है वो धीरे 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 आइस के अंदर जा रहा है, और जैसे ही वो आइस के अंदर जा रहा है उसके ऊपर भी आइस ही है. डन. यानी कि वो आइस को ब्रेक करके नहीं जा रहा. हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मास हैंड है, ये मास हैंड है, इसका क्या होगा, सर्टेन वेट होगा, mg. डन. सो वेट, इस वेट की वजह से ये जो थ्रेड है वो आइस पे प्रेशर लगाएगा. यहाँ पे ये थ्रेड है, ठीक है, इससे दो मास्ट हैंग है, तो ये जो थ्रेड है वो उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है. डन. और जब प्रेशर किसी भी चीज पे लगता है, जो कि लाइक प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम घटेगा. जैसे सपोज कर लो तुम्हारे पास एक स्ट्रेचेबल रबर जैसा थिंग है, ठीक है, इसमें तुमने क्या किया, ये स्ट्रेचेबल है, ठीक है, कुछ इसमें गैसेस थिंग्स भरे हुए हैं, तुमने उसके वॉल्यूम, उसके प्रेशर को बढ़ाया, तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने, अच्छा इससे समझ में नहीं आ रहा. ओके, अच्छा इसको ऐसे देखो, एक सेकेंड. एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे ठीक है, हमारे पास सपोज कर लो 2 मोल गैस है, ठीक है, 2 मोल गैस है, मैंने उसको फर्स्ट को इसमें रख दिया, दोनों मोल को, ठीक है, ये कंटेनर ए है, और जल्दी से तुम लोग बताना, और दूसरा कंटेनर जिसका साइज में क्या ले रही हूँ, छोटा, उससे हाफ लेती हूँ सपोज, या फिर बहुत छोटा कर देती हूँ, इतना छोटा है, ठीक है, बी है, इसमें भी 2 मोल ही रखा मैंने, सेम अमाउंट ऑफ गैस रखा, ठीक है, इसका वॉल्यूम वी ले लो, इसका वी ले लो. सो कौन से कंटेनर के वॉल पे प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, एनीवन, कौन से कंटेनर के वॉल पे प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, कंटेनर ए या कंटेनर बी? देखो ये सब समझना बहुत जरूरी है, तुम लोग जल्दी से मुझे बताओ कौन से कंटेनर के वॉल पे प्रेशर ज्यादा लगेगा.
नो आंसर्स। ओके, सो जहां पे देखो, जहां पे वॉल्यूम कम है उसमें क्या होगा, वॉल्यूम कम है तो जो दो मोल गैसेस हैं वो ज्यादा आपस में कोलाइड करेंगे, है ना, और वो कंटेनर के वॉल से भी ज्यादा कोलाइड करेंगे। डन। और जब, और गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, बाय कोलाइडिंग विद द सरफेस, वो सरफेस को हिट करता है, और उसी वजह से वो जिस भी कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर पे वो क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर। सो सेकेंड कंटेनर में, since वो ज्यादा crowded है, they will heat on wall more frequently and that is why pressure in case of container B is more than that in A। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम घटेगा, ये दिख रहा है, प्रेशर ज्यादा मतलब वॉल्यूम घटेगा। अब यहाँ पे देखो हमने प्रेशर लगा दिया, प्रेशर लगा ज्यादा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, वॉल्यूम घटना चाहेगा। और तुम्हें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस। वाटर का डेंसिटी आइस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये ट्रुथ है। देखने में लगेगा कि तुम्हारा आइस, क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो ज्यादा डेंस होता है देन दैट ऑफ आइस, है ना, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अब यहाँ पे देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। सो अगर सेम मास का हमने वाटर लिया और सेम मास का क्या ले लिया, आइस, डेंसिटी वाटर का ज्यादा है, मतलब वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम कम होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जब प्रेशर ज्यादा लगा, वॉल्यूम कम होना चाहेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटने का मतलब, आइस का वॉल्यूम घटने का मतलब वो वाटर में कन्वर्ट होगा। यानी कि जैसे ही तुमने आइस के ऊपर इसको रखा, ये प्रेशर एक्सर्ट किया, इसके नीचे का जो सतह है आइस का वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये थोड़ा नीचे आया, अब ऊपर वाले पे कोई प्रेशर नहीं है, वापस से वो आइस बन जाएगा, फिर इसके नीचे वाला वाटर बनेगा, उसकी वजह से वो नीचे की तरफ स्लिप करेगा, और फिर से ऊपर वाला आइस बन जाएगा, और इस तरह से ये थ्रेड नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट हो समझने में, यू कैन आस्क मी, एंड ऑल्सो यू कैन रीड द एक्टिविटी गिवन इन योर एनसीईआरटी। And here it is explained in a different term, increase in pressure, decrease in melting point। यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री पे ही है ना, 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री पे ही मुझे वाटर मिल रहा है, ये कैसे पॉसिबल, मतलब सपोज कर लो, या फिर ये 0 डिग्री से कम है, सपोज कर लो -1 डिग्री फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट, और -1 डिग्री पे ही मुझे वाटर मिल रहा है, ये कैसे पॉसिबल हुआ, प्रेशर इंक्रीज करके। और हमने अभी भी पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड करता है। सो प्रेशर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया, -1 पे ही वाटर बन गया। ठीक है, सो दिस इज थिंग। अगेन स्केटिंग जो होता है ना, जो लोग आइस पे स्केट करते हैं, वहां भी यही मेथड हो रहा है, यही प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि जब तुम स्केट करते हो यार, एक्सर्टिंग प्रेशर, प्रेशर की वजह से तुम्हारे पैर के नीचे का जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर क्या करेगा, हमारे फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा, इस पर्सन को मैजिकली ऐसे रन करने में हेल्प करेगा, है ना, समझ रहे हो। सो स्केटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वाटर बीनीथ विल एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट, राइट, सो दैट इज हैपनिंग हियर। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। सिमिलरली 100 डिग्री पे मुझे वाटर भी मिलता है और 100 डिग्री पे वेपर भी होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट विल कोएग्जिस्ट, they will be in thermal equilibrium, and this is boiling point. Again, boiling point will also depend on what, nature of substance, and also on pressure, again same as melting point. Okay, so boiling point increases with increase in pressure। boiling point तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे सपोज कर लो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, वाटर को तुम किस में भेज रहे थे, वेपर में। ठीक है, सपोज कर लो प्रेशर ज्यादा है, अब अभी उसको भूल जाओ, वाटर को वेपर में भेज रहे हो, इसके लिए तुम क्या कर रहे हो, वाटर को हीट कर रहे हो, इस प्रोसेस में हीटिंग हो रही है ना। और हीट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट कि वाटर का मॉलिक्यूल जो पास पास है उसको और दूर करना है, तभी तो वो वेपर बनेगा ना। सो पास से दूर करना है, सिंपल सा लॉजिक है। और अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया इसका मतलब क्या,
तो अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो पहले वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था वो स्पेस और घट जाएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ाया। तो प्रेशर जब बढ़ता है तो क्या होता है, दो एटम्स के बीच का स्पेस क्या होता है, और घट जाता है ना। सो प्रेशर बढ़ा मतलब इनके बीच का स्पेस और घट गया, यानी कि इनको दूर करने में तुम्हें और मुश्किल होने वाला है, यानी कि और हीट देना पड़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसलिए हम लोग कुकर में कुकिंग करते हैं क्योंकि कुकर के अंदर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर बढ़ गया तो 100 डिग्री पे 100 डिग्री हो गया अंदर का टेम्परेचर, फिर भी चीजें बॉयल नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि प्रेशर अंदर का बढ़ा हुआ है। तो अंदर की चीजों को बॉयल होने के लिए और हाई टेम्परेचर लगेगा, यानी कि कुकर के अंदर चीजें बॉयल होती है 120 पे बॉयल हो रहा है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा चीजें लाइक इजिली बेक होगा, लाइक अच्छे से वो सिक जाएगा, उसको जो भी कहो हिंदी में। ठीक है, वाई कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन हिल्स, ये तुम लोग करके लाओगे, ठीक है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, यू विल डू दैट। हिल पे खाना बनाना क्यों मुश्किल है, ये कल के क्लास में मैं पूछूंगी। सो व्हाट इज लेटेंट हीट, सो हमने अभी अभी देखा सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो हम कुछ हीट दे रहे हैं, कितना हीट दे रहे हैं उसी को पढ़ने के लिए हम लेटेंट हीट पढ़ेंगे। सो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट at same temperature and pressure is called latent heat. So latent heat is कि यहाँ पे per unit mass तुम कितना heat दे रहे हो for changing the state, ठीक है। So heat required during change of a state को Q मान लो, suppose तुमने m amount of water लिया था, ठीक है, जो कि आइस था इनिशियली 0 डिग्री पे, डन। सो इस m amount of आइस को at 0 डिग्री m अमाउंट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट लग रहा है, सपोज q अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है। सो q किसके बराबर होगा, q होगा मास इनटू लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट का कांस्टेंट, ये लीजिए टर्म, इसको हम आगे चल के डिफाइन करेंगे और भी, ठीक है। सो q को ml लिखेंगे, वेयर l इज लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। अभी के लिए इतना देखो। नाउ दिस l इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस अगेन, and it will also depend on the pressure, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसा यूनिट तो ये होगा। अब देखो लेटेंट हीट भी दो तरह का होता है, फेज चेंज हमने दो तरह का ब्रॉडली हमें पढ़ना है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सो जब फेज चेंज सॉलिड से लिक्विड होगा तब हम लेटेंट हीट को क्या बुलाते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब तुम्हारा फेज चेंज लिक्विड से गैस में होगा तब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और for water this is latent heat of fusion is this, but I will give you more simpler busy to remember, अभी इसको मत याद रखना, ठीक है। एंड latent heat of vaporization का वैल्यू ये लिख रहा है, बट अभी इस डिजिट को मत याद करना क्योंकि तुम्हें दिक्कत होगा, ये बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, ठीक है। बट एक चीज समझते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहने का मतलब कि अगर हमारे पास m अमाउंट ऑफ वाटर है एट, या फिर m अमाउंट नहीं, एक काम करो 1 kg ऑफ आइस है कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे, और इसको कन्वर्ट करना है 1 kg वाटर में कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे, तब जो हमने हीट दिया है ना, यही हीट है तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, 1 kg ऑफ वाटर लिया है तुमने 100 डिग्री पे, उसको 1 kg वेपर एट 100 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दोगे वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन अगर m kg ऑफ वाटर होता तो 1 kg के लिए LF अमाउंट दे रहे हो, तो m kg के लिए कितना दोगे, m into LF। दैट इज व्हाई प्रीवियस स्लाइड में जो हमने देखा mq का वैल्यू कितना लिखा गया था, m into L। So if m is 1 kg, then q will become equal to LF, that is latent heat of fusion if solid is going into liquid, and L is LV, latent heat of vaporization if liquid is going into gas. So this is the thing we studied, है ना, आज की क्लास के लिए। चलो ये भी एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये है तुम्हारा ऑलमोस्ट वी आर डन। क्वेश्चन में बता देती हूँ कि जब हमारे हाथों के ऊपर 100 डिग्री का पानी गिर जाए तब, और सेकंड केस हमारे हाथ के ऊपर 100 डिग्री
पे जो वेपर है वो गिर जाए। दोनों ही केस में किसमें ज्यादा स्किन को जलन होगा, बर्न होगा, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। यानी कि 100 डिग्री वाटर अच्छा है हाथ के लिए या फिर 100 डिग्री वेपर अच्छा है, कौन गिरे तो, जैसे तुमने देखा होगा स्टीम में जब हाथ चला जाता है ना तो ज्यादा जलन होती है, ज्यादा डैमेज हो जाता है, एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है। ट्रिपल पॉइंट तो मैं कल बता दूंगी, बट इसमें कुछ बचा नहीं है खास पढ़ने को। सो समरी आ गया देखो, बस ट्रिपल पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है। सो दैट आई विल डिस्कस टुमारो, किसी चीज की जल्दी है नहीं। और कल के क्लास के बाद और इस 5 मिनट के लेक्चर के बाद कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, कल हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। यानी कि हीट का ट्रांसफर सॉलिड के थ्रू कैसे होता है, लिक्विड के थ्रू कैसे होता है, गैसेस के थ्रू कैसे होता है, एक्सटेंसिवली वी विल रीड दैट। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट? 2 क्वेश्चंस यू आर गिवन, राइट? पहला था हिल पे खाना बनाना मुश्किल क्यों है, दूसरा था बर्न स्टीम के गिरने से ज्यादा क्यों होता है रादर देन 100 डिग्री वाटर। एनीवन एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट एनीवन?